मुट्ठी में कुछ सपने लेकर जीवन में भर के आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान जीएस में। और मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा, आपके लिए लेकर हाजिर हूं पॉलिटी की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। और इसमें हम पॉलिटी को समझ रहे हैं। ये सीरीज हमारी पॉलिटी की है और इसमें हम स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पॉलिटी को पूरा खत्म करेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से उसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को समझने वाले हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राज्यसभा के सभापति या राज्यसभा में जो उपसभापति होते हैं। कुल मिला के राज्यसभा के जो हमारे पीठासीन अधिकारी होते हैं वो आज का हमारा टॉपिक है। और जो सदन के नेता होंगे उनके बारे में भी हम जान लेंगे कि सदन के कौन कौन से नेता होते हैं या संसद के जो नेता होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, विपक्ष का नेता क्या होता है। ये सारी चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। ये आपने सुने तो होंगे, लेकिन इनके बारे में कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इनको उस फॉर्म में भी हमें पढ़ना चाहिए और इनके जो एक आध तथ्य हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन्हें भी जान लेना चाहिए और पूरे कॉन्सेप्ट को ओवरऑल समझ लेना चाहिए, क्योंकि संसद की बहुत बड़ी भूमिका होती है। संसद की भूमिका है जो भी विधायी कार्य होते हैं, जो भी विधान बनाना है, जो भी नियम कानून बनाने हैं, जो भी प्रस्ताव आने हैं, सारी जो कार्यवाही है एक तरह से देश का जो संचालन है और देश को प्रभावित करने वाली जो नीतियां बनती हैं वो संसद में बनती हैं। तो संसद की कार्यवाही किस प्रकार से चलती है और संसद में क्या क्या काम होते हैं, वहां पे कौन कौन से नेता होते हैं और वहां के सदन को कौन कौन उनके पीठासीन अधिकारी होते हैं, ये सारी जानकारी हमें होनी चाहिए और ये आवश्यक भी है। ये एज अ सब्जेक्ट भी हमको पता होना चाहिए और एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी हमें पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो और आते हैं अपनी क्लास पे। आज सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो है राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा के सभापति का मतलब, अभी हम लोकसभा के सभापति को पढ़ चुके हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, सॉरी, सभापति का अगर प्रयोग होता है, दो शब्द है, अगर कहीं पे सभापति का प्रयोग होता है तो इससे आप हमेशा डिनोट करेंगे राज्यसभा के सभापति, और अध्यक्ष शब्द का प्रयोग होता है तो अध्यक्ष शब्द से आप हमेशा डिनोट करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। इन दोनों शब्दों का सीधा सा मतलब अगर आप संसद के कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं तो इन दोनों का मतलब है कि बस ये किसके लिए है, राज्यसभा के लिए, और ये लोकसभा के लिए। इनका सीधा सा मतलब ये होता है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। बाकी हम पढ़ने वाले हैं राज्यसभा के सभापति। तो राज्यसभा, आपको पता है राज्यसभा हमारा कैसा सदन है, तो एक स्थायी सदन होता है, वहीं लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा हमारा क्या होता है, उच्च सदन होता है, वहीं लोकसभा हमारा निम्न सदन होता है। राज्यसभा का जो प्रावधान किया गया है, कौन से अनुच्छेद में किया गया है राज्यसभा का प्रावधान, सॉरी, राज्यसभा का जो प्रावधान किया गया है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 80 में प्रावधान किया गया है राज्यसभा का, और 81 में किसका प्रावधान किया गया है, लोकसभा का। और अगर संसद की बात करें तो संसद का प्रावधान 79 मतलब 79 अनुच्छेद में किया गया है। तो ये हो गई राज्यसभा के बारे में जानकारी, लोकसभा के बारे में, और कौन सा उच्च है कौन सा निम्न सदन। अब हम सभापति की अगर बात कर ले तो कुल मिला के हमें, जैसे हमने लोकसभा में पढ़ा है, 3 श्रेणियों में इनको पढ़ना होता है। एक तो हमारे सभापति हो जाएंगे यहाँ पे, वहां पे अध्यक्ष होते हैं, यहाँ पे उपसभापति हो जाएंगे, वहां उपाध्यक्ष होते हैं, और वहां क्या होता है, सभापतियों की तालिका होती है। और हमने जब लास्ट वीडियो में पढ़ा था लोकसभा अध्यक्ष को, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि वहां सभापतियों की तालिका होती है और यहाँ पे जो तालिका होती है वो उपसभापतियों की होती है। यहाँ पे सभापतियों की तालिका क्यों नहीं होती है, अगर आप इसकी बात करेंगे तो सभापति की तालिका इसलिए नहीं होती है कि जो राज्यसभा के हमारे सभापति होते हैं ये कौन होते हैं, तो ये हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति क्योंकि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, जो हमारी संसद है उसके किसी भी सदन का सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं होता है, इसीलिए जो तालिका है वो, अब ये तालिका क्या होती है, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं समझा है
तो आपको समझ में शायद ना आएगा, लेकिन आगे हम डिस्कस करेंगे जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो ये आपको धीरे धीरे सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आते हैं हम राज्यसभा के सभापति पे। तो पहली बात तो ये जो सभापति हमारे होते हैं तो ये कौन होते हैं, तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति। ठीक है, एक तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति को ही हम राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में जानते हैं। इनका जो जिस नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है, तो इनकी जो नियुक्ति है वो किसके रूप में होती है, तो वो उपराष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में होती है नियुक्ति इनकी। आप इसे याद रखेंगे, इनकी जो नियुक्ति है ये राज्यसभा के सभापति के रूप में नहीं, उपराष्ट्रपति के रूप में होती है, और ये कार्य करते हैं जो हमारे सभापति हैं उनका भी। ठीक है, और इनको जो हटाए जाने की प्रक्रिया है, आप या कहें पद त्याग की जो प्रक्रिया है, ठीक है, पद त्याग की जो प्रक्रिया है, तो वो पद त्याग की प्रक्रिया भी कैसी होगी, वो उपराष्ट्रपति के समान होगी। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति कैसे होती है, नियुक्ति को जब हमने उपराष्ट्रपति वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने बहुत डिटेल में समझा है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका जो चुनाव के लिए जो बनाया जाता है, जिसे कहते हैं मतदाता का जो मंडल बनाया जाता है, उसमें कौन होते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, और इनमें क्या होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं। ठीक है, जो हमारा चुनाव होता है इसमें कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति वाले में निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सदस्य भाग लेते हैं, ये हमने उसमें डिटेल में पढ़ा था। इसके बाद पदत्याग की जो प्रक्रिया है, आपको पता है अगर उपराष्ट्रपति जी को अपना पदत्याग करना होता है तो पहला जो एक पदत्याग की प्रक्रिया है वो पहला किस प्रकार से कर सकते हैं, एक तो वो राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं कि इनकी एक तो इस्तीफा दे सकते हैं, दूसरा इनके खिलाफ राज्यसभा में प्रस्ताव ला सकते हैं, प्रस्ताव पारित करके। ठीक है, पहला जो प्रकार है वो एक तो राष्ट्रपति को इस्तीफा देके ही अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं, दूसरा राज्यसभा में प्रस्ताव। अच्छा, उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो केवल और केवल किसमें आ सकता है, राज्यसभा में आ सकता है। जब हमने उपराष्ट्रपति पढ़ा था तब भी हमने ये चीज जानी थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम सभापति, अगर हम बात करें कि जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये जो सभापति होते हैं, इन सभापति और अध्यक्ष इनमें क्या अंतर है, तो ये सदन की जो कार्यवाही होती है उनमें इनको लगभग समान अधिकार प्राप्त होते हैं। 2 शक्तियां एक्स्ट्रा हैं या 2-3 शक्तियां ऐसी हैं जो किसको, अध्यक्ष को अधिक प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कुछ शक्तियां अध्यक्ष को अधिक प्राप्त हैं। जैसे अगर हम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो इनको एक विशेष शक्तियां 2 प्राप्त है। एक तो क्या हो गई, धन विधेयक पर शक्ति, धन विधेयक पर शक्ति। धन विधेयक पर शक्ति का मतलब क्या हुआ कि धन विधेयक है या नहीं, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके बारे में जो अंतिम निर्णय होगा वो लोकसभा अध्यक्ष का होगा। लोकसभा अध्यक्ष वाले में भी हमने पढ़ा है। दूसरी जो शक्ति, यहाँ पे हम तुलना कर रहे हैं कि इनको कौन सी शक्ति एक्स्ट्रा मिली हुई है, किसको, हमारे लोकसभा अध्यक्ष को। तो इनको दूसरी जो शक्ति मिली हुई है एक्स्ट्रा, वो कौन सी है, एक तो धन विधेयक पर शक्ति हो गई और संयुक्त बैठक। ठीक है, संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो होगा वो कभी भी हमारे जो सभापति हैं वो नहीं करेंगे, वो भी कौन करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। तो आप ये याद रखेंगे। उसके बाद जब उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही हो, जब ये जो हमारे सभापति हैं, ठीक है, जब सभापति को पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही हो, प्रक्रिया
चल रही हो, जब इन्हें हटाने की प्रक्रिया चल रही हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो उपराष्ट्रपति होंगे वो सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे, या आप ये कह सकते हैं कि पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेंगे राज्यसभा के, अगर इन्हें हटाने की प्रक्रिया चल रही होती है। ठीक है, और क्या होता है, वह सदन में रह सकता है। ये जो सदन में रह सकते हैं, जो हमारे अध्यक्ष वो सभापति हैं, अगर इनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो सदन में तो रह सकते हैं, सदन में रह सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। ठीक है, मतदान नहीं कर सकते। ये सदन में रह सकते हैं, अगर इनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो ये सदन में रह सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते, तो आप इसको याद रखेंगे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष जब हम पढ़ रहे थे तो लोकसभा अध्यक्ष में हमने पढ़ा था कि वो अगर उसको हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो वो क्या होगा, वो सदन में रह सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता है, लेकिन एक सामान्य सदस्य के रूप में मतदान कर सकता है लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन सभापति जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, इनको ये शक्ति प्राप्त नहीं है कि जब इन्हें हटाने की प्रक्रिया चल रही हो तो ये क्या कर सकते हैं, ये मतदान किसी भी रूप में नहीं कर सकते हैं, और ये सदस्य तो किसी भी सदन के होते ही नहीं है। ठीक है, ना ये लोकसभा के सदस्य होते हैं ना राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इसीलिए बाद में इन्हें सदस्य के रूप में मतदान करने की अनुमति नहीं दी गई है। आप आई होप समझ पा रहे होंगे हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको, कि ये लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति में अंतर क्या होता है, ये हम समझना चाह रहे थे। ठीक है, वेतन भत्तों की अगर हम बात कर लें यहीं पे, तो अगर संसद द्वारा वेतन भत्ते इनके निर्धारित होते हैं और अगर इनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है, इनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है, या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अगर जब ये कार्य कर रहे हो, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो इन्हें राज्यसभा से कुछ नहीं मिलेगा, राज्यसभा से कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलेगा। अगर ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं तो इन्हें राज्यसभा से कोई भी वेतन या भत्ता नहीं मिलेगा, हमें इसे याद रखना है। ठीक है, अगर हमारे जो सभापति हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो इन्हें राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते होते हैं वो सभी मिलते हैं, जो सुविधाएं होती हैं वो सभी राष्ट्रपति वाली सुविधाएं मिलेंगी। अच्छा, एक बात और याद रखनी है, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं इनको वेतन भत्ते संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और दिए किसके रूप में जाते हैं, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में, सभापति के रूप में जो इनको वेतन भत्ते मिलते हैं, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनको राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ते मिलते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। तो आप याद रखेंगे, और जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो राज्यसभा से इन्हें कोई वेतन भत्ता नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हो कि अरे जब तो डबल इनकम हो गई, वहां उधर राज्यसभा के सभापति के रूप में भी मिलेगा और इधर राष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति वाली सैलरी भी मिलेगी, मतलब जेब बहुत गर्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता है, क्योंकि जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे तो इन्हें जो राज्यसभा होगी उससे कोई भी वेतन भत्ता नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और सभापति होते हैं तो सभापति हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, और सभापति के बारे में आप अच्छे से जान चुके हैं। अब इसके बाद हम उपसभापति की बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो राज्यसभा में अगला पद है वो उपसभापति होते हैं। अब ये उपसभापति जैसे वहां पे उपाध्यक्ष होते हैं, वहां यहाँ पे उपसभापति होते हैं। इन्हें चुनेगा कौन, इनका चुनाव, ठीक है, चुनाव होता है और कौन चुनता है, सभापति द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, सभापति द्वारा ये उपराष्ट्रपति हमारे चुने जाते हैं, सॉरी उपसभापति चुने जाते हैं। अब ये उपसभापति का क्या कार्य होगा, अगर कभी सभापति अनुपस्थित होंगे
तो उस कंडीशन में कौन कार्य संचालन करेगा, जो राज्यसभा का कार्यों का संचालन है वो कौन करेगा, तो उपसभापति करेंगे। ठीक है, उपसभापति को, ये तो चुनाव की प्रक्रिया हो गई। हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, हटाने की प्रक्रिया। अच्छा, ये जो चुनाव की प्रक्रिया है इसको एक बार समझ लेते हैं। जब संसद, आपने कभी कभी देखा होगा, अगर आपने कभी जो इस टाइम संसद टीवी हो गया है, पहले राज्यसभा टीवी था, राज्यसभा टीवी का अगर कोई भी कार्यक्रम देखा होगा और जो संसद से रिलेटेड होगा, या वैसे भी आपने संसद में कार्यवाही चलते देखा होगा, या एक मूवी है जो काफी फेमस भी है, आप सबने देखी होगी, सीएम भरत करके एक मूवी है, साउथ की है, सीएम भरत, सीएम भरत करके एक मूवी है, उसपे संसद की कार्यवाही को दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये अगर आपने देखा होगा तो इसमें आपने ये चीज देखी होगी कि संसद की कार्यवाही कैसे चलती है। अगर कोई भी प्रस्ताव आता है और उस प्रस्ताव पे मतदान होना है, या मान लीजिए उपसभापति का चुनाव होना है, चुनाव के लिए जो व्यक्ति हैं उनमें मतदान कराना है, या किसी प्रस्ताव पे मतदान कराना है, तो पहला जो प्रकार होता है मतदान का वो ये होता है कि जो सदन के वहां पे हमारे पीठासीन अधिकारी होते हैं, ठीक है, जो स्पीकर महोदय होते हैं या पीठासीन अधिकारी हो गए, स्पीकर को हम किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, तो वो हम लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, यहाँ पे हमारे सभापति महोदय होते हैं। तो क्या होता है, पहले हाथ उठवाए जाते हैं, सभी अपना हाथ ऊपर करते हैं कि जो पक्ष में है, ठीक है, पक्ष वाले और विपक्ष वाले सभी हाथ ऊपर खड़ा करते हैं, और अगर ये रेशियो उन्हें लगता है अंदाजन कि हाँ 75-25 का है, 75-25 का मतलब ये है अगर बहुत अधिक संख्या है जो हाथ पक्ष में और विपक्ष में कम संख्या है, तो ये ऐसे ही पारित कर दिया जाता है। कोई भी प्रस्ताव हो गया या कोई भी चुनाव हो रहा है, अगर इसमें संशय पैदा होता है, मान लो कंडीशन ऐसी हो कि 48-52 वाली, ठीक है, 48-52 वाली, और हाथ इतने हैं कि पता ही नहीं लग पा रहा है कि 52 इधर है या 48 इधर है, उस कंडीशन में लिखित मतदान करा लेते हैं। ठीक है, इनसे पर्ची इकट्ठी करा ली जाती है। पर्ची का मतलब अपना अपना उनका मत कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर उसकी काउंटिंग हो जाती है। तो इस प्रकार से कई प्रकार से हो सकती है, जो वहां पे चुनाव की प्रक्रिया है वो कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे आसानी से हो सके। अगर ऐसे आसानी से हो जाती है तो ठीक है, ऐसे नहीं हुई तो ऐसे, और ऐसे भी नहीं हुई तो जो वहां पे हमारी वोटिंग मशीन होती है IBM, तो इससे करा लिया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, तो उससे हमारा वो चुनाव करा लिया जाता है। तो ये 3 प्रक्रियाएं हैं, उससे चुनाव करा लेते हैं, इस तरह से करा लेते हैं, या इस तरह से, और बाद में काउंटिंग हो जाती है अगर किसी भी प्रस्ताव पे चुनाव। तो इस तरह से जो चुनाव है हमारा उपसभापति का, तो वो चुनाव हो जाता है। चुनाव की यही प्रक्रिया है, बहुत ज्यादा जटिलता से चुनाव नहीं होता है कुछ भी। अब इन्हें हटाने की प्रक्रिया क्या हो सकती है, हटाने की एक तो इनकी जो सदस्यता है, ठीक है, राज्यसभा से सदस्यता खत्म हो जाए, राज्यसभा से सदस्यता समाप्त हो जाए। अगर इनकी सदस्यता समाप्त हो जाए किसी प्रकार से, तो ये अपने पद से हट जाएंगे। दूसरा क्या होता है कि ये अपना त्याग पत्र देंगे, और त्याग पत्र किसे देंगे, सभापति को। अगर सभापति को ये अपना त्याग पत्र दे दे भैया, तब भी हट जाएंगे। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, तीसरी कंडीशन कौन सी होगी, इनके खिलाफ प्रस्ताव लाया जा सकता है, प्रस्ताव लाकर सभी सदस्यों के बहुमत से, सभी सदस्यों द्वारा बहुमत से अगर पारित हो जाए, अगर सभी सदस्यों द्वारा जो प्रस्ताव है वो बहुमत से पारित हो जाता है, तो भी इनको हटाया जा सकता है। लेकिन अगर ये प्रस्ताव आता है तो 14 दिन पूर्व इन्हें सूचना देनी पड़ेगी। ये जो 14 दिन पूर्व हटाने की प्रक्रिया में अगर प्रस्ताव आप लाते हो, तो 14 दिन पूर्व इन्हें सूचना देनी पड़ेगी, और सूचना इनको भी देनी पड़ेगी। अगर आप बात करते हो हमारे सभापति को, तो इनको भी हमें 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। अगर इन्हें हटाना हो, चाहे हमारे उप सभापति को हटाना हो, सूचना 14 दिन पहले दोनों के केस में देनी पड़ेगी। तो ये आप याद रखेंगे, अगर उप सभापति को हमें हटाना है तो इनको सूचना कैसे देनी पड़ेगी, 14 दिन पहले से
सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर किसी कारणवश इनका पद जो है वो रिक्त हो जाता है तो उस कंडीशन में पुनः उपसभापति चुना जाता है। अगर किसी कंडीशन में इनका पद रिक्त हो जाता है तो पुनः उपसभापति चुना जाता है, लेकिन अगर ये किसी कारणवश अनुपस्थित रहते हैं तो अनुपस्थिति के रूप में यहाँ पे एक पैनल बनाया जाता है, और उस पैनल में भी जैसे लोकसभा में पैनल बनाया गया था और यहाँ पे भी एक पैनल बनाया जाता है उपसभापतियों का पैनल, और उसमें 10 सदस्य होते हैं जो सभापति के द्वारा चुने जाते हैं, और सभापति उसमें 10 लोगों को रखता है कि अगर उपसभापति कभी अनुपस्थित हों और उनकी जगह पे कार्य करने की बात आए तो उन 10 में से कोई भी व्यक्ति उनके कार्यों का निर्वहन कर सकता है। लेकिन ये किस कंडीशन में होता है? ये होता है अनुपस्थिति के रूप में, अनुपस्थित हो तब। ठीक है, ये इससे नहीं जोड़ना है। पुनः उपसभापति चुना कब जाएगा? अगर ये रिक्त होता है पद, अगर ये पद रिक्त होता है, यहां पे हम पद रिक्त लिखते हैं। अगर पुनः उपसभापति कब चुने जाएंगे? जब पद रिक्त होगा, और जो पैनल है वो काम कब करेगा? वो तब काम करता है जब इनका पद क्या होता है, वो अनुपस्थित हो, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाए, बच्चे की शादी हो, लड़की की शादी हो, कहीं और गए हो, विदेश यात्रा पे गए हो, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। उस कंडीशन में उपसभापति की जगह उस पैनल के सदस्य काम करेंगे। लेकिन अगर ये अपने पद पे ही नहीं है या इनका पद रिक्त हो गया है, किसी वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया हो या प्रस्ताव लाकर इन्हें हटा दिया गया हो, या इन्होंने वही राज्यसभा की इनकी जो सदस्यता है वो खत्म हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में इनके जो चुनाव है उपसभापति का, वो तुरंत चुनाव करा लिया जाएगा। उस कंडीशन में वो जो 10 सदस्य होते हैं वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब वो 10 सदस्य क्या होते हैं उनको समझ लेते हैं। ये होता है सभापति, वो राज्यसभा के उपसभापतियों का तालिका या पैनल बोलते हैं जी। ठीक है, वो तालिका में 10 लोग शामिल होते हैं। इसमें कितने? 10 सदस्यों को सभापति द्वारा चुना जाता है। ठीक है, सभापति द्वारा नामित किया जाता है, नामित किया जाता है। अब ये नामित किया जाना मतलब क्या है कि 10 सदस्यों को सभापति ने नामित कर दिया कि अगर कभी उपसभापति अनुपस्थित हुए, ये काम कब करेंगे? उपसभापति की अनुपस्थिति में कार्य करेंगे, ना कि जब वो पद पे नहीं है तब। अगर उनका पद रिक्त है तब ये काम नहीं करेंगे, ये कब करेंगे? जब वो अनुपस्थित हों। ठीक है, तो ये एक पैनल होता है, इसमें 10 सदस्य होते हैं, और 10 में से कोई भी सदस्य जो कार्यवाही है राज्यसभा की उसको आगे चला सकता है, आगे बढ़ा सकता है। तो ये आप याद रखेंगे, ये क्या हो गए? उपसभापतियों का पैनल। और उपसभापतियों का ये पैनल है, यहाँ पे उपसभापतियों का पैनल होता है, लोकसभा में सभापतियों का पैनल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे सभापति हैं, यहाँ पे जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। संसद के सदन के सदस्य कौन होते हैं? उपसभापति। उपसभापति ये, अच्छा एक और चीज, जो उपसभापति होते हैं हमारे, ये सभापति के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। ठीक है, सभापति के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, बल्कि किसके प्रति होते हैं? राज्यसभा के प्रति। ठीक है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी। ये सभापति के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनके प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं उपसभापति, ये राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे सभापति हैं, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य हैं ही नहीं, तो इसीलिए उनके प्रति उत्तरदायी ये उपसभापति नहीं होते हैं, क्योंकि ये मेंबर होते हैं किसके? हमारे राज्यसभा के। ये राज्यसभा के ही एक मेंबर में से उपसभापति चुना जाता है,
और इसीलिए ये राज्यसभा के प्रति ही जिम्मेदार होते हैं या उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये जो उपराष्ट्रपति हैं उनके अधीन कार्य नहीं करते हैं, अधीनता नहीं है, ये अधीन किसके कार्य करेंगे, राज्यसभा के। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गए उपसभापतियों की तालिका, और इसमें 10 लोग होते हैं। बहुत ज्यादा इसमें हमें डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन पता होना चाहिए सारी चीजें। अब तालिका पूछ ली, पता ही नहीं आपको, एग्जाम में आ गई, किसी को पता है, हमें पता है एग्जाम में क्या आएगा, आपको पता है एग्जाम में क्या आएगा, कुछ भी नहीं पता है। एग्जामिनर के माइंड पे ये डिपेंड करता है कि वो क्या रख देंगे। और ये कुछ नहीं रह गया कि वनडे एग्जाम में अब डीप नहीं पूछा जाएगा, या जो भी आपके वैसे एग्जाम होते हैं, स्टेट पीसीएस हो गया, हर एग्जाम में लगभग हर जगह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उनको जब टफ पेपर बनाना होता है, उनको जब ये जो भीड़ है उसको छांटना होता है, तो वो कुछ भी रख देते हैं। कुछ भी का मतलब ये है सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और अगर उसके बारे में डीप है तो डीप भी रखा जा सकता है। ऐसे बहुत से एग्जाम आ रहे हैं आजकल, आए दिन आप देखते होंगे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जीएस में। ठीक है, हर पॉलिटी में और भी सेगमेंट हैं जिसमें, तो अलग अलग जगह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जिन जगह से अभी तक नहीं पूछे गए हैं वहां से पूछे जाने की संभावना होती है। क्योंकि बच्चा क्या करता है, बस पीवाईक्यू रटे जा रहा है। पीवाईक्यू का अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वहां से रिपीटेशन होता है, लेकिन इतना नहीं होता है कि आप उसी को करके पूरा पेपर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आपको सारी चीजें लेके चलनी पड़ेंगी अगर आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप एक जिसे कहते हैं सीरियस स्टूडेंट हैं, गंभीर विद्यार्थी अगर आप हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, ज्यादा गंभीरता की जरूरत नहीं है, मजे से पढ़िए। अब संसद के नेता की बात कर लेते हैं। संसद के नेता भाई कौन कौन से होते हैं, उसमें पहली जो चीज आती है सदन के नेताओं की। सदन कौन कौन से होते हैं, पहले तो ये बात कर लेते हैं। तो सदन भैया हमारे होते हैं 2, कौन कौन से, एक तो हो गया हमारा लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अब लोकसभा राज्यसभा 2 सदन हो गए। लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है, सदन का नेता बताइए लोकसभा में कौन होता है। तो सदन के नेता बताओ कौन होंगे, तो ये होंगे पीएम। जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं ये हमारे लोकसभा के सदन के नेता होते हैं। सदन का नेता का मतलब क्या हो गया, बहुमत दल का नेता। लोकसभा का नेता कौन होता है, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, और बहुमत दल का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो आप याद रखेंगे इस टाइम वर्तमान कौन है, मोदी जी। ठीक है, तो ये इस टाइम कौन है जो हमारे लोकसभा में सदन के नेता है, वो हमारे मोदी जी हो गए। अच्छा राज्यसभा में, अब राज्यसभा में बताओ, राज्यसभा में दिमाग लग रहा है, राज्यसभा में कौन होगा, सभापति। सभापति नहीं होता है, कौन होगा, यहां पे ये बात याद रखनी है आपको। राज्यसभा वाले में ये आपको यहां पे हिलाया जा सकता है कि राज्यसभा के सदन का नेता कौन होता है। तो ये राज्यसभा के सदस्यों में से चुना गया व्यक्ति। अब सदस्यों में से चुना गया व्यक्ति तो होता है भाई, हमने मान लिया, आपकी बात सही है, सदस्यों में से चुना गया व्यक्ति है, लेकिन सदस्यों में से चुना गया व्यक्ति, उसका चुनाव कौन करेगा, उसे चुनेगा कौन। ठीक है, तो चुनेगा इसको प्रधानमंत्री। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे जो राज्यसभा में सदन का नेता होता है उसको भी उसका चुनाव कौन करता है, तो ये प्रधानमंत्री करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप सोचेंगे कि इसका चुनाव कौन करेगा, सभापति करेगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन नहीं, इसका चुनाव कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। और प्रधानमंत्री लोकसभा का तो अपने आप में नेता होता है, सदन का जो नेता होता है। ठीक है, संसद के नेता में सदन का नेता हमने पढ़ा, तो आप याद रखेंगे लोकसभा में जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, और राज्यसभा में प्रधानमंत्री के द्वारा ही राज्यसभा में से एक व्यक्ति को चुना जाता है जो सदन का नेता होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और विपक्ष के नेता के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, विपक्ष का नेता होता भाई क्या है। विपक्ष का नेता का मतलब यह है कि कोई भी विपक्षी दल, जो भी विपक्षी दल होगा, जिस दल ने क्या हो, जिसके पास बहुमत हो, सर्वाधिक बड़ा, जो विपक्षी दल है उनमें से
सबसे बड़ा दल होना चाहिए। और सबसे बड़ा दल का मतलब है, यहां पे एक क्राइटेरिया भी दे रखा है कि जो क्राइटेरिया दे रखा है कुल सीटों का 1/10 मिली हो। जिसको कुल सीटों की 1/10 सीटें मिली हो अगर, तो वो क्या होगा, सर्वाधिक बड़ा दल। मतलब या हम ये कह सकते हैं उस जो दल है, जो भी राजनीतिक दल है, उसका जो नेता होगा उसको हम विपक्षी नेता के रूप में चुन सकते हैं। ठीक है, विपक्ष का नेता क्या होता है कि कोई भी दल है जिसने कुल सीटों का 1/10 अगर सीटें प्राप्त कर ली हैं, तो उसके नेता को हम विपक्षी दल का नेता मान सकते हैं। लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है कि अगर किसी भी दल को इतनी सीटें नहीं मिल पाए, तब विपक्षी दल का नेता कौन होगा, तो जो सर्वाधिक जिसके पास, विपक्ष में सर्वाधिक जिसके पास सीटें होंगी, जिसने जीती होंगी, उसको विपक्ष का नेता चुना जाएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक बड़ा दल जो होगा उसको आप याद रखेंगे, नहीं तो ये वाली कंडीशन को भी आपको याद रखना है। ये तो हो गया विपक्ष का नेता, मतलब उसके लिए क्या योग्यता है, तो ये योग्यता हो गई उनकी, इतनी सीटें उनके पास होनी चाहिए। अब विपक्ष के नेता का काम क्या होता है, सबसे पहली बात, इसका जो पद है या ये विपक्ष का नेता की जो परंपरा है, ये 1977 से लागू हुई। ठीक है, 1977 के बाद लागू हुई, 1977 के बाद ये लागू हुई। और ये क्या होता है, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करता है। या यूं कहें कि जो अगर वैकल्पिक सरकार चुनने की बारी आती है, तो उसमें जो विपक्ष का नेता होता है, वैकल्पिक सरकार में विपक्ष का नेता क्या होगा, पीएम के रूप में काम करता है। ठीक है, अगर कभी वैकल्पिक सरकार चुनी जाती है, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था की गई है, अगर सरकार गिर जाती है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति अगर ऐसा कहते हैं कि वैकल्पिक सरकार चुनी जानी चाहिए, तो उस कंडीशन में जो विपक्ष होता है, उसका जो नेता होता है, वो प्रधानमंत्री के रूप में काम करता है। इसीलिए आइवर जेनिंग्स, एक आइवर जेनिंग्स हुए हैं, ठीक है, आइवर जेनिंग्स एक समाजशास्त्री हुए हैं। इन्होंने क्या कहा है कि जो विपक्ष का नेता होता है, वो विपक्ष का नेता होता है, वो वैकल्पिक पीएम होता है, वैकल्पिक पीएम होता है। वैकल्पिक पीएम किसको बोला है, विपक्ष के नेता को। ठीक है, तो जो विपक्ष का नेता होता है वो वैकल्पिक पीएम होता है। और किसने कहा है, आइवर जेनिंग्स ने ऐसा कहा है कि जो हमारे विपक्ष के नेता होते हैं वो वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे विपक्ष का नेता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इसका काम क्या होता है, अब ये तो हो गई इसके चुनाव की बात और सारी चीजें, इसे कैसे हमने, इसकी जो योग्यताएं हैं वो क्या होंगी। इसका कार्य होता है जो भी वर्तमान सरकार है उसकी कमियों को निकालना, या कह सकते हैं वर्तमान सरकार की कमियों को बताना, और सदन में उन मुद्दों को उठाना जिन पर सरकार काम नहीं कर रही है, या क्रिटिसाइज करना एक तरह से काम है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी भी देश का आपको बहुत अच्छा लोकतंत्र चाहिए है किसी देश में, तो वहां पे जो विपक्ष है वो भी मजबूत होना चाहिए। अगर कहीं ऐसा होता है कि विपक्ष में कोई भी नेता मजबूत नहीं है, तो उस कंडीशन में सरकार क्या कर सकती है, तो मनमानियां कर सकती है, या तानाशाही वाला जो शासन है वो चल सकता है। तो इसीलिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है, और विपक्ष मजबूत होना चाहिए, जिससे जो जनता का काम है वो विपक्ष ही करता रहता है। विपक्ष ही क्या करता है, मुद्दों को उठाता रहता है, सरकार की कमियों को निकालता रहता है। उससे क्या होता है, जो लोकतंत्र है वो और अच्छा हो जाता है। वैसे सरकार की तानाशाही हो जाती है क्योंकि उस पर अंकुश लगाने वाला कोई है नहीं। वैसे विपक्ष के नेता को अधिकार होता है कि वो सरकार की जो कमियां हैं उनको बता सकता है। तो आप याद रखेंगे कि विपक्ष होना भी, एक मजबूत विपक्ष का होना भी आवश्यक है किसी लोकतंत्र के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पे व्हिप को समझ लेते हैं। ठीक है, व्हिप क्या होते हैं, या सचेतक, इनकी भूमिका क्या होती है। ये शब्द शायद आपने पहले ना पढ़ा हो, पहले सुना ना हो, तो इनका भी अपना एक अलग रोल होता है। और सभी दल, सभी
राजनैतिक दलों का एक सचेतक होता है। सभी राजनीतिक दलों का एक सचेतक होगा, और ये कहां होता है? तो ये संसद में होगा। इसका कार्य क्या होगा? कार्य इसका क्या होगा? तो कार्य होगा इसका, जो भी राजनीतिक दल है उसके अधिक से अधिक सदस्यों को संसद की कार्यवाही में या सदन की कार्यवाही में उपस्थित रखना। ठीक है, अपने दल के अधिकतम सदस्यों को सदन की कार्यवाही में उपस्थित रखना इसका काम होता है। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी राजनीतिक दल है और उसके अधिक से अधिक सदस्य उस सदन में उपस्थित रहेंगे, उसकी कोई कार्यवाही में उपस्थित रहेंगे, तो वहां क्या होता है? कोई भी कार्यवाही होती है, कोई भी अगर प्रस्ताव आता है तो उस पर क्या होती है? वोटिंग होती है। पहले ओरल वोटिंग होती है। तो ओरल वोटिंग में क्या होता है? जिस दल के अधिक सदस्य होंगे तो उनपे उनकी जो राय होगी वो अपनी राय को रख पाएंगे। हो सकता है जो प्रस्ताव आया है उसका फैसला भी उनके पक्ष में चला जाए। इसीलिए हर राजनीतिक दल की ये कोशिश होती है कि उसके जो सदस्य हैं अधिक से अधिक वहां पे उपस्थित हो सदन में और कार्यवाही में भाग लें, जिससे जो फैसला आए किसी भी प्रस्ताव पे तो वो उनके पक्ष में आ सके। क्योंकि हम वोटिंग करेंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा वोटिंग होगी हमारे दल से, और हमारे दल से ज्यादा वोटिंग होगी और भी दलों ने अगर हमारा समर्थन कर दिया कुछ ने, तो हमारे पक्ष में प्रस्ताव का जो फैसला है, परिणाम है, वो आ सकता है। तो ये कोशिश रहती है सभी राजनीतिक दलों की। इसीलिए भी ये व्हिप इंपॉर्टेंट होता है। और इसका क्या काम होता है? सदन के सदस्यों पे निगरानी रखना, या दल के सदस्यों पर नजर रखना। नजर रखने का मतलब क्या हुआ? अब ये नजर रखना क्या हम उन पे सीसीटीवी लगा के घूमेंगे? हाँ, एक तरह से ऐसा ही होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो सत्ता पक्ष है या और कोई पक्ष ऐसा करते हैं कि किसी भी दल के जिसमें ज्यादा लोग हों, ज्यादा सदस्य हैं, या जिनसे उन्हें डर लगता हो कि इनके अगर सभी सदस्य उपस्थित हो गए तो ये प्रस्ताव पारित ना हो शायद, तो कभी कभी उन्हें लालच दे देते हैं कि आप उस दिन अनुपस्थित हो जाना। ठीक है, इसके लिए उन्हें कुछ पैसा, रकम या कुछ भी लालच इस तरह का दे दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आप अनुपस्थित हो जाना, और अगर ऐसा हो जाता है कि वो अनुपस्थित हो गए तो प्रस्ताव जो पारित कराना चाहता था अपने पक्ष में वो अपने पक्ष में करा लेगा। कुछ सदस्य दूसरी पार्टी के अगर अनुपस्थित हो गए, जो विपक्ष था मान लो, ठीक है, और वो आए ही नहीं और मतदान हुआ और जो चाहता था जैसा वैसा हो गया, सरकार जैसा चाहती थी वैसा हो गया। तो ये जो कार्यवाही है कि सदन का या दल का कोई सदस्य किसी और पार्टी से नाम मिल जाए, उससे कोई ऐसा लालच या और कोई चीज ऐसा उपहार ग्रहण ना कर ले जिसकी वजह से उसकी जो इंटीग्रिटी है, सत्यनिष्ठा है, उस पे क्या है, उस पे कोई ऐसी आपत्ति आए, या वो जो पार्टी है, जो भी राजनीतिक दल है, उसके लिए उसकी इंटीग्रिटी संदिग्ध अगर होती है तो उस पे नजर रखता है कौन? विहिप। एक तरह से सचेतक, मतलब सचेत करता है राजनीतिक दल को कि तुम्हारा ये सदस्य ठीक से काम नहीं कर रहा है या किसी दूसरे दल से मिल गया है, या इस तरह की जो बातें हैं उन पे नजर रखने का काम होता है। और हर राजनीतिक दल का अपना एक व्हिप होता है, और ये कहाँ होता है? सचेतक होता है, ये संसद में होता है। आई होप संसद के जो सदन होते हैं उनमें अपने अपने व्हिप होते हैं। तो आई होप आपको व्हिप क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, और हमारे जो राज्यसभा के नेता होते हैं उनको कैसे चुना जाता है, उनका क्या क्या काम होता है, व्हिप का क्या काम होता है, विपक्ष के नेता का क्या काम होता है, उनकी भूमिका क्या है। ठीक है, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम संसद की जो कार्रवाई होगी या उससे रिलेटेड जो हमारी शब्दावलियां होंगी उनको देख लेंगे। ठीक है, और संसद को बहुत डिटेल में समझना है, क्योंकि संसद ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत अधिक होती है और गलत होने की भी संभावना होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है।
क्योंकि यहाँ से सभी विधान बनते हैं, तो आपको अपने संविधान में जहां से नियम कानून बन के आ रहे हैं उसके बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा करेगा एग्जामिनर आपसे। ठीक है, तो ये सीरीज पूरी चलेगी और इसमें आप जो भी पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, इंपॉर्टेंट जो भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे, सभी को समझ पाएंगे। तो आप हमारे साथ इस सीरीज में जुड़े रहिए। आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन इस सीरीज से शायद बाहर नहीं जाएगा, और ऐसी मैं आशा करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।